ठीक है ना। नेक्स्ट था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रोफेशन। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ठीक था, ये हमने कई बार टेस्ट भी लिया था। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में जिनकी ये दिक्कत थी इन क्वेश्चंस में वो ये थी कि कई बच्चों को डिफरेंस का समझ नहीं आया कि लिखना कैसे होता है। मैंने कई बार बोला है आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं, बेसिस, फिर बिजनेस, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर प्रोफेशन, और एक पॉइंट से तीनों को एक्सप्लेन करना है। मोस्टली बच्चों ने क्या किया होता, पैराग्राफ की फॉर्म में पहले बिजनेस को समझाया हुआ था, फिर एम्प्लॉयमेंट को और फिर प्रोफेशन को, और वो कोई पॉइंट उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही है कोई एक पॉइंट से तीनों में डिफरेंस करो, कंपैरिजन करो। वो कंपैरिजन नहीं था, वो अपना अपना इंट्रोडक्शन थी सब पॉइंट्स की। तो जिन्होंने उस टाइप का लिखा है तो उनके मार्क्स वहां काटे गए हैं। जिन्होंने प्रॉपर डिफरेंस के साथ किया है, जैसे कई बार करवाया गया है, बुक्स में भी वैसे ही गिवन है, उनका करेक्ट है। फिर था इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल लेजिस्लेचर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्पेशल एक्ट, लेजिस्लेशन, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का या पब्लिक कॉर्पोरेशन का होता है। तो ये मोस्टली सबने ठीक लिखा हुआ था, और इनमें आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने थे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप एक्सप्लेन नहीं करते, आपको 1-2 लाइन में पब्लिक और स्टैट्यूटरी को एक्सप्लेन भी करना था। वो कई स्टूडेंट्स ने ना करके, कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चला ये किसका पॉइंट है, बस सीधा मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख दिए। तो यहाँ वो गलती करके वहां उनके मार्क्स कटे हैं, क्योंकि हमने पहले पूछा ही है कि आप बताइए। तो जिसने स्टैट्यूटरी पहली लाइन में बताया है कि ये इसका है और फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हैं, तो उनको मार्क्स मिले। फिर था डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये मोस्टली का क्वेश्चन ठीक था, बस ये गलती थी कि कईयों ने बेसिस के साथ नहीं लिखा, पता नहीं चल रहा था क्या कंपैरिजन कर रहे हो, वो फिर देखना पड़ रहा था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन समझाते हो तो आगे बेसिस लिखो, आप किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। इसके अलावा प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी प्रिंसिपल्स थे, कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। किसी ने ये अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 21। उल्टा मुझे लगा ये क्वेश्चन मोस्टली अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स को हमने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। पर जिन्होंने भी एक्सप्लेन किया उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि वो थोड़ा से मार्क्स उनके कट हो गए। ठीक है, जब भी प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आता है, मैंने हर बार बोला है इनको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको आप एग्जाम्पल्स के साथ भी तो बताए ना। कंट्रीब्यूशन का तो कितना अच्छा एग्जाम्पल था कि एक कंपनी से 50,000 का करवाया है, एक कंपनी से 1 लाख का करवाया है, और इतना अगर लॉस हुआ है वो बताया ही नहीं कहीं भी। तो फिर यही थोड़ा सा हो जाता है, गलती हो जाती है। Excuse me, ma'am. यस So you deducted the marks कि हमने example नहीं लिखा उसका. यस। Okay, ma'am. तो यहाँ अब डिडक्ट होंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि अगली बार हमने इसको और अच्छी तरह करना है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा डिडक्ट हो गए। इसमें आप उल्टा ये देखिए कि आपको अब पता चल गया कि अगली बार से आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी। ठीक है ना। और लास्ट था स्टेजेस बतानी थी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये कईयों ने तो बस पॉइंट पॉइंट लिख दिए, क्यों? क्योंकि उनको एक्सप्लेन ही नहीं आ रहा था इसको करना, या याद नहीं था हम कह सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना था, और कईयों ने बहुत ही अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, इसको लर्न कर रखा था। कईयों ने सारे पॉइंट्स उसके बताए हैं और उसको एक्सप्लेन करके दिया है। तो ये क्वेश्चन जिसने भी किया हुआ था तो अच्छी तरह किया हुआ था, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम वो कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। अब तक हमने चैप्टर जो आज नया, हाँ जी मैम, नोटबुक्स का बता दो कैसे करना है, समेशन वगैरह का। नोटबुक का अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कीजिए ना, जो आपकी नोटबुक चल रही है उसी में कंटिन्यू आगे कीजिए। ठीक है ना, इसके लिए कोई न्यू नोटबुक की हमें जरूरत नहीं है कि हम कहें कि नेक्स्ट सेशन हो गया तो नोटबुक चेंज कर दी जाए।
ठीक है, जो आपकी चल रही थी उसको कंटिन्यू रखें। जिस दिन स्कूल खुलेंगे आने वाले कमिंग आई थिंक नवंबर में, तो मेरे ख्याल खुल ही जाएंगे, आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिए, आने वाले टाइम में आपको बुलाया जाएगा, तब आपकी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हम कंफर्म नवंबर में आना है स्कूल? हाँ मतलब कंफर्म टाइप ही हो रहा है, क्योंकि 9 to 12 तो स्टार्ट करने को कहा ही है। ठीक है ना, ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें अब स्कूल जाना पड़ सकता है, तो अपनी नोटबुक्स आपकी हो तैयार। ठीक है, रही बात जो प्रोजेक्ट का पूछ रहे थे, प्रोजेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज का, पर अभी हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि आप लोगों से प्रोजेक्ट बनवाना है या नहीं बनवाना, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं, मयंक एंड कशिश हमारे यहाँ आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैं बता दूं, हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। जो चैप्टर 7 है वो पार्ट ऑफ चैप्टर 2 ही था, और आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम एक छोटी सी बात और पूछनी है। हाँ जी। मैम मम्मा वाज आस्किंग कि मीन्स जब स्कूल खुलेंगे तो उनको कुछ मीन्स रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा या इट विल बी कंपलसरी? नहीं नहीं, रिटर्न में देना पड़ेगा आपको। ओके मैम, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, जो कंफर्टेबल होंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आके लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप कोशिश करो लगाओ, क्योंकि अब हम थोड़ा आना जाना शुरू कर ही दिया बाहर, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, अपना यस यस मैम। प्रिकॉशंस लेके आओ, क्योंकि थोड़ा सा स्कूल से आने से थोड़ा सा और बेटर आपका हो जाएगा लर्निंग का। ठीक है, और हमें भी थोड़ा आप लोगों के बारे में पता चलेगा, आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, किसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देखते हैं बाकी कैसे होगा। मैम अभी यूनिफॉर्म का भी नहीं होगा? कोई बात नहीं, जब खुलेंगे सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस अपनी हेल्थ ठीक रखें तब तक। चलिए हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जैसे मैं बता रही थी, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है। इस चैप्टर में हम जो भी नए नए मोड्स आ रहे हैं बिजनेस के, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम था, हमने सारा पढ़ा भी है अभी पीछे। प्लस हमने देखा कि कैसे हमारा बिजनेस, अब हमने सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप से भी देख लिया, कंपनी से भी देख लिया, लेकिन क्या क्या एक तरह के नए नए मोड्स आए हैं, मतलब कैसे अब ई बिजनेस, अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आ चुका है, हमने अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा। ठीक है ना, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस टाइप पढ़े, तो अब इसमें भी हम मीनिंग पढ़ेंगे। एक तो ई बिजनेस का, ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में, कि कैसे आजकल ऑनलाइन बिजनेस इतना चल पड़ा है। ठीक है, तो उसके क्या प्रोसेस है, क्या उसका स्कोप है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। प्लस बाइंग और सेलिंग जब आप ऑनलाइन करते हो तो उसका क्या एक तरह का सेफ्टी मेजर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बेनिफिट्स भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाने के क्या बेनिफिट हुए। और हम कह सकते हैं इसमें एक टॉपिक आ जाएगा आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब हम सर्विसेज लेते हैं आउटसाइड द कंपनीज की, मींस हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज ना रह के बाहर वालों की सर्विसेज लेते हैं, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो उसका क्या स्कोप है, उसका क्या वो नीड है हमारे उसमें, तो हम इसको भी स्टडी करेंगे। आउटसोर्सिंग आज की डेट में काफी पॉपुलर है। जैसे हम बड़ा इजी अच्छा एग्जांपल है अर्बन क्लैप, सब ऐड देखते हैं अर्बन क्लैप की, मतलब हम बाहर से सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये आउटसाइड दी कंट्री भी हो सकता है। इसका मेन पर्पस क्या है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सर्विसेज नहीं देते, अगर टेक्निकली या मैकेनिकली कोई भी कहे, तो हम बाहर वालों से भी सर्विसेज ले सकते हैं, वो लो कॉस्ट में हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा देते। तो इस चैप्टर में ये चलेगा सारा, और ये अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आज के टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर है हमारा ये। ठीक है,
इंट्रोडक्शन आ जाएगा इसमें सारा। इंट्रोडक्शन वही सारा है जैसे मैंने अभी बिजनेस के बारे में आपको बता रही थी, ठीक है। जो मॉडर्न बिजनेस है आज वो कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसका मोड जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम कह सकते हैं अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इस लाइन को मीनिंग क्या है, जो ट्रेंड्स जो टेक प्लेस कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है ना, जो बिजनेस में ट्रेंड्स चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेस का एक चीज कह सकते हैं हम मोड जो है वो चेंज किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और अब हम इसी में अगर देखें कि क्या जरूरत है, ठीक है ना, ये नए नए बिजनेस मोड्स की जरूरत क्या है ताकि लोग जो है उनके लिए अवेयर रहे, उनको सर्विसेज जो है गुड्स एंड सर्विसेज उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको अपनी जो नीड्स और वांट्स हैं वो उनको मीट कर सके। ये सबके लिए है, सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी अच्छा प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर चीज में ये बिजनेस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये ग्रोइंग जो कंपटीशन है आज की डेट में, ठीक है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का है, प्लस प्राइस भी लो रखने हैं और बेटर कस्टमर सर्विसेज देनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इमर्जिंग मोड ऑफ टेक्नोलॉजीज है या बिजनेस है इसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि जो डिमांड्स है हमारे कंज्यूमर की वो एवर मतलब ग्रोइंग हुई जा रही है, बढ़ी जा रही है। आप एक डिमांड पूरी करते हो दूसरी शुरू हो जाती है। ई बिजनेस ने इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया है, इस चीज को काफी इंक्रीज किया है, कंपटीशन लेवल इंक्रीज किया है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है जो फास्ट किया है। अब आप देखो 2 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है सामान। तो ये सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने में है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रखती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आपको सारा यही बताया गया कि क्या इसकी एक तरह की यूज हो गया एक तरह का। अब आ जाता है ई बिजनेस है क्या, ठीक है ना। ई बिजनेस, तो इसकी एक अच्छी सी पहले हम डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। आपने अपनी नोटबुक साथ में रखी हुई है सबने, जो न्यू स्टूडेंट्स आए वो भी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। ई बिजनेस रेफर्स टू, e-business refers to carrying on business activities, carrying on business activities through internet, so e-business means activities consist of industries, commerce and trade, नेक्स्ट लाइन में लिखे अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। एक आधे ऑथर की आपको पता होनी चाहिए लाइंस, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज अ जर्नल टर्म for buying and selling process मैम फार के आगे क्या था? Electronic business is a general term for buying and selling process
that is supported by electronic means. क्लियर? ई बिजनेस का मतलब सिंपल सी बात है, जो भी एक्टिविटीज बिजनेस की कंडक्ट होती है ओवर द इंटरनेट के थ्रू, उसे आप ई बिजनेस कहेंगे या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहेंगे। अब कई बार एक टर्म आती है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। हम सोचते हैं ई बिजनेस हमने बोल दिया या ई कॉमर्स वर्ड बोल दिया, सेम थिंग है, पर नहीं यार, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में हम इंटरचेंजली ये वर्ड यूज कर लेते हैं। हम ई कॉमर्स बोल देते हैं तो समझ रहे हैं कि ई बिजनेस ही है, जबकि नहीं, जो ई बिजनेस है इज मोर देन जस्ट ई कॉमर्स। मीन्स हम कह सकते हैं ई कॉमर्स एक छोटा पार्ट है, जबकि ई बिजनेस जो है वो वाइडर पार्ट है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ई कॉमर्स मीन्स क्या हुआ? विच डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। जबकि ई बिजनेस की बात करें तो वो एक वाइडर टर्म है, ई बिजनेस में ही इंक्लूड होता है ई कॉमर्स, ठीक है ना? ई बिजनेस के ही एक पार्ट है ई कॉमर्स, क्योंकि ई बिजनेस में ई कॉमर्स के साथ साथ प्रोडक्शन भी हो रही है। वहां तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ प्रोडक्शन भी हो रही है, यहाँ अकाउंटिंग भी हो रही है, फाइनेंस भी हो रहा है, पर्सनल स्टाफ भी रखा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। तो ई बिजनेस जो टर्म है वो वाइडर टर्म है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कॉमर्स, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ इंक्लूड है। और जबकि ई कॉमर्स में क्या इंक्लूड है? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक ध्यान रखना है, कभी वन लाइन में आपको पूछा जाए डिफरेंस तो आपको पता हो। क्लियर? ई बिजनेस जो है वो इंक्लूड करता है सारी एक्टिविटीज। मैं रिपीट कर रही हूँ, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक थ्रू इंटरनेट कर सकते हैं, और उसमें जो है आप कह सकते हो वेरियस पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व रहती है, और ये हर डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है ना? तो इसका जो स्कोप है वो वाइडर है, वास्ट है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बिजनेस टू बिजनेस, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ई बिजनेस आपको क्लियर हो गया? ई बिजनेस या ई कॉमर्स में किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। या ई वर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को कहा गया है। मीन्स जो भी एक्टिविटीज बिजनेस की कंडक्ट होगी थ्रू इंटरनेट, उसे आप ई बिजनेस कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्कोप ऑफ ई बिजनेस। मीन्स ई बिजनेस का जो स्कोप है वो कहां तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस काफी बार आ जाता है। फर्स्ट इज B2B कॉमर्स। B2B का मीन क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। देखो, ऑनलाइन बिजनेस करना है तो वो किसी में भी हो सकता है, दो बिजनेस में हो सकता है, बिजनेसमैन का कंज्यूमर के साथ हो सकता है, कंज्यूमर का कंज्यूमर के साथ हो सकता है, या इंट्रा टाइप भी हो सकता है, ठीक है ना?
इंट्रा हम कह सकते हैं मीन्स कि वेरियस इंटरेक्शन हो सकता है डिपार्टमेंट्स में, तो उसे इंट्रा बोलते हैं। दो बातें होती है, इंटर और इंट्रा, ये आगे अभी डिटेल में हम करेंगे। मीन्स मैं थोड़ा सा इजी वे में इसको बताती हूँ। स्कोप ऑफ ई बिजनेस या स्कोप ऑफ ई बिजनेस का यहाँ मतलब क्या है, देखिए जब भी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करती है दो बिजनेस यूनिट्स में, बी और बी का मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, या बी टू बी का मतलब ये है। बी टू सी नेक्स्ट पॉइंट है, बी टू सी, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है ना। देखो कभी भी ऑनलाइन बिजनेस है, वो बिजनेस का आपस में बिजनेस के साथ भी हो सकता है। कब होगा, जब बीच में कोई कोलैबोरेशन होगी, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, आपस में होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, तो वो बी टू बी होता है। बी टू सी क्या होता है, वो जो हम मंगवाते हैं, हम ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं ना, जितनी भी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर से आती है, वो बी टू सी कॉमर्स होता है। फिर आता है सी टू सी, सी टू सी मीन्स कस्टमर टू कस्टमर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आजकल आपने देखा होगा ये चल रहा है, मुझे एग्जांपल याद आ रहा, जैसे मैंने पुराना सोफा सेट बेचना है, ठीक है, तो मैं किसी भी कस्टमर को बेच सकती हूँ। कौन सी साइट चल रही है, कौन बताएगा मुझे, अब एकदम में नाम नहीं याद आ रहा इसका। OLX। OLX, वेरी गुड, बिल्कुल सही एग्जांपल है। OLX पे बेच दो, आती है ना ये साइट्स। आप इसके लिए आप कोई बिजनेसमैन को नहीं बेच रहे, आप कस्टमर को कस्टमर आपस में सेल कर सकते हो। तो OLX बिल्कुल सही एग्जांपल है कस्टमर्स टू कस्टमर्स का। और इंट्रा बी फॉर्म होता है जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, मतलब ऑफिस एक ही है और कंपनी एक ही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट से जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। इंट्रा होता है जब आपस में, मतलब फॉर एग्जांपल 11th क्लास का आपस में सेक्शंस का कोई कंपटीशन है, मेडिकल का, नॉन मेडिकल या कॉमर्स के साथ है, तो वो इंट्रा होगा। इंटर क्या हो गया, जब हमारे स्कूल की 11th का किसी दूसरे स्कूल की 11th के साथ कंपटीशन है, वो इंटर वर्ड होता है। तो ये इंट्रा और इंटर में थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सारी जो है स्कोप है, वो हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे दिया इन सब का मीनिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है बी टू बी कॉमर्स। लिखिए इसके बारे में, इजी वे में लिखवाऊंगी क्योंकि बुक्स में काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं जिनको पढ़ना और लिखना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। लिखिए द ट्रांजेक्शंस विच टेक प्लेस, पहले बी टू बी कॉमर्स कर रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट, transactions which take place between business units is known as B2B transactions. These transactions may involve first is creation of utility, points में लिखते जाना, first is creation of utilities, second is collaboration, third is commercial negotiation, fourth is इनवाइटिंग टेंडर्स, जब टेंडर्स आपस में बिजनेस करती है, एक दूसरे को टेंडर्स फिल करती है, कोटेशंस भेजती है, तो इसमें भी ये बी टू बी चलता है। लास्ट नेक्स्ट इज
distribution of goods from manufacturers to distributors, distribution of goods from manufacturers to distributors. अब आपको कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, ये एग्जांपल दिए होंगे कि कोलैबोरेशन हो रही है, तो वो बताओ कौन सा है, B2B है, B2C है, समझ रहे हो, C2C है, तो आपने पढ़ रखा होगा। कोलैबोरेशन तो बिजनेस फर्म्स में होती है, तो आप बता सकते हो इजीली। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ये पॉइंट्स लिखने के बाद B2B का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनी लाइक मारुति उद्योग, मारुति क्या करती है, इसके काफी इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ई बिजनेस चलते हैं, किनके साथ, जैसे बनाती तो ये अपना है मारुति सुजुकी, आपने पढ़ा हुआ है ना मारुति सुजुकी, ये जॉइंट वेंचर में है। मारुति जो है इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है। तो ये क्या करती है, ऑनलाइन ही कोलैबोरेशन करती है, किसके साथ, जैसे टायर्स खरीदते हैं, ग्लासेस लगेंगे विंड स्क्रीन पे, डोर्स हैंडल्स होंगे, तो ये आपस में एक दूसरे से परचेज करके उन्हीं के फिट करवा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, B2B कॉमर्स ही तो हो गया। तो आप इसमें मारुति उद्योग का ये एग्जांपल लिख सकते हैं। इनका B2B सेवरल ट्रांजेक्शन्स होती है, लाइक बाइंग टायर्स, ग्लास फॉर विंडो स्क्रीन, डोर्स के हैंडल्स, ठीक है। तो ये सारे B2B का ही एग्जांपल है। सेकंड आ जाएगा B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स, द ट्रांजेक्शन, B2C कॉमर्स। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये पॉइंट्स हमको इलैबोरेट भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने ही। ओके। B2C commerce, the transactions which take place between, the transactions which take place between business units and customer, business units and customers are known as B2C transactions. Ma'am, what is after business units? And customers are known as B2C transactions. B2C enables the businessman to remain in touch with his customers enables the businessman to remain in touch with the customers on round the clock basis, on round the clock basis. राउंड दी क्लॉक बेसिस का मतलब क्या है, जब मर्जी 24 आवर्स। साथ में लिख लो, फॉर एग्जाम्पल एटीएम, एटीएम का क्या यूज है, हर समय कभी भी आप यूज कर सकते हो, कस्टमर के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। ये कन्वीनियंट और फास्ट मेथड है एटीएम, तो साथ में एटीएम का एग्जाम्पल दे देना ताकि आपको याद रहे। अब B2C के साथ आप C2B भी कर सकते हो।
ये तो बिजनेस दे रही है कस्टमर को एटीएम की फैसिलिटीज। कई बार कस्टमर भी तो फैसिलिटी दे देता है, ठीक है। फैसिलिटी कैसे देता है, जैसे कस्टमर कॉल, टोल फ्री कॉल्स होती है जितनी भी, उस पे कस्टमर ही तो करता है और उनको कहता है ये करो वो कर दो, ठीक है ना। कॉल सेंटर्स जो ये बने होते हैं, इसमें क्या होता है, कस्टमर बिजनेस को करता है यहाँ पर। तो यहाँ C2B भी हो सकता है, इसका ऑपोजिट हो सकता है, तो इसका भी ये स्कोप लाती है। तो अब लिखिए B2C ट्रांजेक्शंस में इंक्लूड, जैसे उसमें ऊपर लिखा था B2C ट्रांजेक्शंस में इंक्लूड, फर्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी कोई चीज सेल करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सेकेंड इज आफ्टर सेल सर्विसेज, include selling and distribution. Second is after sale services. Third is promotion and other marketing activities. Promotion and other marketing activities. Fourth is lodging of complaints by customer. वही जैसे मैंने अभी बताया, कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करनी है तो lodging of complaints by customers etc. अगर आपसे इन दोनों में पूछा जाए कि B2B ज्यादा चलता है या B2C, तो हम कहेंगे B2B, मतलब 80% जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो B2B की चलती है, क्योंकि बिजनेस की बिजनेस के साथ ज्यादा चलती है, ठीक है। कस्टमर्स को तो वो बाद में देखता है, पहले अपने लिए वो ट्रांजेक्शन्स करता है। जैसे आपने मारुति का लिया, कस्टमर के साथ तो वो बाद में डील करेगा, पहले वो डोर के साथ, ग्लास वाले के साथ, सबके साथ डीलिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में 80% जो है वो B2B कॉमर्शियल होता है पहले, और B2C जो है वो बाद में काउंट होता है। क्लियर ये बात भी? मैम हाँ जी मैम, हमारी फिजिकल की क्लासेस नहीं लगेंगी? कौन बोल रहा है, नेम बताओ। अर्शप्रीत। अच्छा अर्शप्रीत, आप पूछ रहे हो फिजिकल की क्लासेस? अभी कोई Yes, ऐसी ma'am. इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा हमारे पास।